बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये ऑर्गेनिक कैटालिसिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हमने फंक्शनल ग्रुप की प्रोटेक्शन के बारे में पहले पढ़ लिया था। तो आज हम इसका जो पहला पोर्शन है, पहला मॉड्यूल है इस सिलेबस का, वो डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है ये भी पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम कैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, डेफिनेशन लिखी हुई है। द सब्सटेंसेस दैट आल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट सेल्फ रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटालिस्ट। कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। अमूमन ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद ये अनचेंज रहते हैं, खुद ये तब्दील नहीं होते और इनको हम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सेपरेट भी कर सकते हैं। इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कैटालिस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ऑस्टवर्ल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने 1895 में रीडिफाइंड किया कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। उसने जो कैटालिस्ट की डेफिनेशन की वो डेफिनेशन ये थी, अ सब्सटेंस विच चेंजेस द रिएक्शन रेट विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज टर्म्ड एज कैटालिस्ट एंड द फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस। ठीक है जी। इसमें ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये स्टार्ट है। ठीक है, ये क्या है, स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट में क्या है, कैटालिस्ट पड़ा है। उसके बाद क्या आता है, एक है, एक रिएजेंट है, ये इस कैटालिस्ट के साथ इधर आके अटैच हो गया। ठीक है। उसके बाद ये भी एक और रिएजेंट है, ये भी आके क्या हो गया, इस कैटालिस्ट के साथ आके जुड़ गया। अब कैटालिस्ट के ऊपर क्या है, दो रिएजेंट आके जुड़ गए। ठीक हो गया। कौन कौन से, ए और बी। उसके बाद रिएक्शन अक्कर ऑन कैटालिस्ट के ऊपर रिएक्शन अक्कर होता है और ये कैटालिस्ट के ऊपर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। जब प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद प्रोडक्ट लीव कर जाता है। यहाँ ये देखें, यहाँ प्रोडक्ट क्या कर गया, लीव कर गया और इधर कैटालिस्ट वैसे का वैसा अनचेंज हासिल हो गया। ठीक है। और इस कैटालिस्ट ने क्या किया, उसने बाइंडिंग प्लेस दी इस ए को और इस बी को, उसने जगह दी जहाँ आके उन दोनों ने रिएक्ट किया, लेकिन खुद वो अनचेंज वैसे का वैसा अलहदा हो गया। ठीक है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको कैटालिसिस कहते हैं। और जो सब्सटेंस होते हैं जो कैटालिसिस में यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है। बेसिक्स ऑफ कैटालिस्ट क्या है कि कैटालिस्ट लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को। ठीक है। क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होता है उसको लोअर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये एनर्जी है या एंथैल्पी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है। ये क्या है, विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन इस तरह से होता है कि इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब जब हम इधर आते हैं तो कैटालिस्ट क्या करता है, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको ऐसे कम कर देता है। अब पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, जब कैटालिस्ट ऐड किया तो इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब कैटालिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। अब इधर आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएगा कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसमें नो कैटालिस्ट है और इसकी एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ब्लैक वाली लाइनिंग में। ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है ये विद कैटालिस्ट है, तो इसकी एनर्जी ये रेड वाले एरो से ज़ाहिर की गई इतनी, यानी रेड वाली एनर्जी कम है। इसका मतलब है कैटालिस्ट जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी, इसीलिए जब एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी तो रिएक्शन फास्टर मूव करेगा। जब रिएक्शन फास्टर मूव करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटालिस्ट क्या होती हैं, ये अनचेंज रहता है, इसका मास और इसकी केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होती, स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर होती है और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये वैल्यू चेंज नहीं करता जो एक अच्छा कैटालिस्ट होता है। और ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट होता है। और ये मैक्सिमम एक्टिविटी जिस टेम्परेचर पे शो करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस कैटालिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, होमोजीनियस कैटालिस्ट वो होता है जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में हो। फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड या गैस, यानी रिएक्टेंट है वो भी सॉलिड फेज में हो, कैटालिस्ट भी सॉलिड फेज में। अगर रिएक्टेंट लिक्विड में है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड फेज में, अगर रिएक्टेंट गैसेज में है तो कैटालिस्ट भी गैस फेज में हो। तो इस तरह का जो कैटालिसिस होती है उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है जी। अगर इसकी हम गैस फेज में एग्जांपल देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर
टू सल्फर ट्राईऑक्साइड, यानी SO2 को हम SO3 में जब कन्वर्ट करते हैं विद नाइट्रिक ऑक्साइड NO। NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। ये SO2 कन्वर्ट होती है SO3 में, SO2 भी गैस है, SO3 भी गैस है, और इस दौरान जो कैटलिस्ट यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी क्या है? एक गैस है। तो ये इन गैस फेज है, कौन से रिएक्टेंट भी और कैटलिस्ट भी। तो इस तरह की जो कैटालिसिस होती है उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस। उसके बाद इन सोल्यूशन फेज में हम देखते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इन एक्वस सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। ठीक है, अब एक्वस सोल्यूशन यानी ये केन का शुगर का एक्वस सोल्यूशन है वाटर की प्रेजेंस में, और ये हमने मिनरल एसिड यूज किया, ये भी क्या है? सोल्यूशन की फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये कैटालिसिस कर देता है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट करता है, और इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज सेम है। इस तरह की जो कैटालिसिस होती है उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है जी। उसके अलावा डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की डीकम्पोजिशन करते हैं आयोडीन की प्रेजेंस में, वाटर और ऑक्सीजन बनता है। ये भी क्या है? इसमें भी क्या है कि जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट है इन दोनों की क्या है? जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट, वो सेम है, इसलिए इस तरह की जो कैटालिसिस होगी उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस। उसके बाद अगला है जी टाइप हमारी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है? द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेज आर नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ज़्यादातर रिएक्शन में बाद का ऐसा भी होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी फेज और होती है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट सॉलिड फेज में, लेकिन जो कैटालिस्ट है वो लिक्विड फेज में है या गैस फेज में। ठीक है, तो इस तरह की जो कैटालिसिस होगी वो कौन सी होगी? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगी। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन, यानी हर्बर प्रोसेस है। हर्बर प्रोसेस, इसमें क्या होता है? अमोनिया बनता है। इसमें अब नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। लेकिन जो कैटालिस्ट है आयरन, ये आयरन किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। बनाते क्या है? अमोनिया और आयरन वहाँ से अलग हो जाता है, यानी इसमें रिएक्टेंट की फेज फिजिकल स्टेट और है, कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट और है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको, या इस तरह की जो कैटालिसिस होती है उसको क्या कहते हैं? हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद कैटालिसिस दो तरह की हो सकती है। ये तो होगी एक तरह से टाइप, कौन कौन सी? होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। उसके बाद पॉजिटिव कैटालिसिस भी हो सकती है, नेगेटिव कैटालिसिस भी हो सकती है। पॉजिटिव क्या होती है देख लेते हैं। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय फॉरेन सब्सटेंस, यानी जब हम कोई कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटालिस्ट, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटालिसिस। नेगेटिव में क्या होता है? कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जब वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐड किए जाते हैं तो जो रिएक्शन स्पीड बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, तो इस तरह के जो कैटालिस्ट होते हैं उनको नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं, और उस फिनोमिना को कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली टर्म है एक ऑटो कैटालिसिस क्या होती है। ये कुछ टर्म्स हैं कैटालिसिस, क्योंकि हमारा सिलेबस है तो ये हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। इन सर्टेन रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट एज एक्ट एज कैटालिस्ट, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। इनिशियल स्टेज में रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी क्योंकि प्रोडक्ट शुरू में नहीं बनता, शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो प्रोडक्ट क्या करता है? खुद एक्ट एज ए कैटालिस्ट करता है। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है उसको क्या कहते हैं? हम ऑटो कैटालिसिस। उसके बाद अगली एक और टाइप है एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज किया जाता है बाय एन एसिड और बेस। ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। टिपिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय प्रोटॉन ट्रांसफर और एस्टेरिफिकेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो कैटालिसिस होती है वो एसिड बेस कैटालिसिस होती है। उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस, बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे ऐसे हैं जिनमें एंजाइम कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। एंजाइम कैटालिसिस इज द इंक्रीज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन। ये वो प्रोटीन की एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाते हैं और उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक को फैक्टर है, ठीक है, जो परमानेंटली अटैच होता है, ठीक है, और वो एक्ट एज ए कैटालिस्ट के तौर पे कर सकता है। इट इज़ आल्सो नोन एज बायो कैटालिस्ट, ठीक है, इनको बायो कैटालिस्ट भी हम कह सकते हैं। उसके बाद कुछ कैटालिसिस के पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स में पहला होता है एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमीजॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट।
द रिएक्टेंट मस्ट गेट एब्जॉर्ब्ड रीजनेबली स्ट्रॉन्गली ऑन द कैटालिस्ट टू बिकम एक्टिव। यानी एक्टिविटी कैटालिस्ट की उस वक्त ज़्यादा होगी जब उसके ऊपर रिएक्टेंट अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर एब्जॉर्प्शन रिएक्टेंट की कैटालिस्ट के ऊपर अच्छी तरह से होगी तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। उसके बाद अगला पॉइंट होता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या होती है? सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी स्पेसिफिक जो कैटालिस्ट होता है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है, ये होती है सिलेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल पहले रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकल की मौजूदगी में मिलकर मीथेन और वाटर बनाती हैं। दूसरे में वही रिएक्टेंट है लेकिन कॉपर और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम Cr2O3 यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ मेथनॉल बनती है। तीसरे में वही रिएक्टेंट है लेकिन कॉपर अकेला करते हैं यूज़, HCOH बनता है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? सिलेक्टिविटी है। यानी जैसे जैसे हम कैटालिस्ट चेंज करते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये क्या है? पैरामीटर है कुछ। स्टेबिलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय ईच एक्टिव साइट बिफोर इट डीके और बिकम इनएक्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फॉर एग्जाम्पल 20 तरह के रिएक्शन करवाना चाहते हैं एक कैटालिस्ट के साथ, उतने रिएक्शन हुए नहीं और वो डिके हो गया कैटालिस्ट। तो ये क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है कि एक जो कैटालिस्ट है वो कितने या कितनी किस्म के रिएक्शन या कितनी बार हम उसको रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ थेरीज हैं कैटालिस्ट की। पहली थेरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फार्मूलेशन थेरी। इसके मुताबिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं कैटालिस्ट के साथ और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जो रिएक्शन को कैरी करता है। उसके बाद अगली है एब्जॉर्प्शन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक रिएक्टेंट एब्जॉर्ब्ड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, यानी कैटालिस्ट के सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं और फॉर्म अ फिल्म, एक तय बना देते हैं। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द फिल्म रिएक्शन प्रोसीड एट फास्टर रेट। क्योंकि उस फिल्म के ऊपर रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है उस तय के ऊपर, तो वो रिएक्शन फास्टली या रैपिडली मूव करता है। मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के मुताबिक रिएक्टेंट होते हैं वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिव सेंटर के ऊपर, यानी फ्री वैलेंसी के ऊपर, सॉलिड की सरफेस के ऊपर, यानी पोरस मटेरियल होगा तो उन पोर्स में वो एब्जॉर्ब होते हैं और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं अंडर स्ट्रेन फ्रॉम न्यू मॉलिक्यूल्स एंड लीव्स द सरफेस। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना के वो सरफेस को छोड़ देते हैं। दिस एक्सप्लेन वाई द फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट हैज ग्रेटेड एक्टिविटी। यानी जिनमें ज़्यादा पोरस होते हैं ना, पोरस मटेरियल के जो कैटालिस्ट होते हैं ना उनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो रिएक्टेंट क्या बनते हैं? उन सरफेस एरिया में घुस जाते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना के वहाँ से वो निकल जाते हैं और अपना रिएक्शन करते हैं। एनर्जी एक्टिवेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक कैटालिस्ट चेंज कर देता है वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को और जो क्या करते हैं? रिएक्टेंट क्रॉस करते हैं और प्रोडक्ट में बनते हैं, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको लोअर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, आपको ये पहले बता दिए। ठीक है जी, उसके बाद कंपैरिजन दिया गया है कैटालिसिस का हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के हिसाब से। पहले एक्टिविटी बताई गई है, दोनों की एक्टिविटी कंपेरेबल होती है। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिबिलिटी बताई गई है, तो इसमें हेट्रो वो डिफ़िकल्टी होती है उसको रिप्रोडक्टिबिलिटी में हासिल करने में, जो होमो होता है वो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट दे सकता है। सिलेक्टिविटी अगर देखी जाए तो हेट्रोजीनियस साइड में डिफ़िकल्ट होती है कंट्रोल करना, जबकि उसमें हायर सिलेक्टिव दे सकता है होमोजीनियस। रिएक्शन कंडीशन हेट्रो में क्या होती है? हायर टेम्परेचर प्रेशर होता है, बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होती है, जबकि होमो में लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड लोअर थर्मल स्टेबिलिटी होती है। कैटालिस्ट कॉस्ट हाई वॉल्यूम लो कास्ट होती है हेट्रो में, जबकि लो वॉल्यूम हाई वैल्यू कास्ट होती है होमो में। ठीक है, एक्टिव साइड की नेचर, डिफ्यूजन, लिमिटेशन, कैटालिस्ट की लाइफ के बारे में बताया गया है, रिएक्शन काइनेटिक्स, सक्सेप्टिबिलिटी के बारे में बताया और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में बताया। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देख लेते हैं। जो हेट्रोजीनियस है वो बल्क में और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के काम आता है। ठीक है, जबकि जो होमो होता है ये फार्मा में होता है और फाइन स्पेशली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये वाला कैटालिस्ट यूज होता है। ये आपने डिफरेंस अच्छी तरह से इसका देख लेना है। ठीक है जी, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। होमोजीनियस कैटालिस्ट के एडवांटेज ये हैं कि ऑल द कैटालिस्ट इज एक्सपोज टू द रिएक्शन इजीली मॉडिफाइड, रिएक्शन मैकेनिज्म आर वेल अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट, इजीली प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड हीट ट्रांसफर, वेल डिफाइंड एक्टिव साइट होती है किसमें? होमोजीनियस में। ठीक है जी, और डिसएडवांटेज क्या है इसका? कैन बी डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द प्रोडक्ट फॉर रीयूज। होमोजीनियस को हम रीयूज नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस का देखते हैं एडवांटेज, ये इजीली रिमूव्ड हो सकता है फ्रॉम प्रोडक्ट बाय फिल्ट्रेशन
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ओनली इफेक्टिव ऑन द सरफेस, रिएक्शन मैकेनिज्म आर पुअरली अंडरस्टूड इन जनरल, पुअरली डिफाइंड एक्टिव साइड, यानी ये सरफेस के ऊपर होता है और इसकी एक्टिव साइड होती है वो पुअरली डिफाइन होती है, इतनी अच्छी तरह से उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, ये कैटालिसिस के बारे में बताया गया है। कैटालिसिस का एप्लीकेशन कहाँ होती है? फॉर 4 मेजर सेक्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी दैट इन्वॉल्व कैटालिटिक प्रोसेस, कि ये 4 वर्ल्ड इकोनॉमी के 4 मेजर सेक्टर हैं जिनमें कैटालिटिक एक्टिविटी यूज़ होती है। पेट्रोलियम एंड एनर्जी प्रोडक्शन में गैसोलीन बनाया जाता है, डीजल, फ्यूल ऑयल, हाइड्रोजन, ये सारा कुछ कैटालिसिस के थ्रू बनाए जाते हैं। केमिकल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्शन में प्लास्टिक, फाइबर, कॉस्मेटिक, फाइबर एडहेसिव कोटिंग, ये सारा क्या होता है? ये कैटालिसिस में। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल में हाइड्रोकार्बन रिमूवल, गैसेज को रिमूव किया जाता है, उसमें कैटालिसिस यूज़ होती है। फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री में डेयरी एंड मेडिसिन, ठीक है, ये दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं और खाने पीने की अशिया डिफरेंट, ये सारी किस्में आती हैं, ये कैटालिसिस में आती हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता क्या है। अगर इस अच्छा उसके बाद हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को इंट्रो देखते हैं। द कैटालिसिस in which catalyst is in different phase from the reactant is termed as heterogeneous catalysis. Most important कॉन्टैक्ट कैटालिसिस भी इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन एक बताई गई है। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में सॉलिड क्या करता है? कैटालाइज करता है रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस और सोल्यूशन, यानी कैटालिस्ट हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो गैस या सोल्यूशन में होते हैं। और सॉलिड क्या होते हैं? अनलेस दे आर पोरस, कॉमनली इम्पेनेट्रेबल होते हैं। ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शन अक्कर एट सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर ये दिखाया गया है कि यहाँ कैटालिटिक रिएक्शन अक्कर होते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट आर यूजुअली नैनोमीटर साइज पार्टिकल स्पोर्टेड ऑन इनर्ट पोरस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं और इसकी एग्जांपल है, ये आपको मैंने पहले भी इंट्रो में करवा दिया। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें ये क्या है? गैस है, ये सॉलिड है, प्लाटिनम या वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो इससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है जी, ये डिफरेंट थियरीज हैं जो हमने देख ली हैं इसके। ठीक है, इसमें होता क्या है? ये एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के मुताबिक कैटालिस्ट की सरफेस में फ्री वैलेंसीज होती हैं जैसे ये दिखाई गई हैं और उनमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उसके पास आते हैं। एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन फ्री वैलेंसीज के ऊपर ये ए और बी जुड़ गए हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। उसके बाद ये इंटरमीडिएट बनता है, इधर इनके बाड बन गया ये वाला। उसके बाद डिसॉर्प्शन होती है, यानी ये ए और बी या जो बाड बन गया यहाँ से ये टूट के अलहदा हो जाते हैं और ये कैटालिस्ट अलहदा हो जाता है। ये क्या है? एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। ठीक है जी, उसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की प्रिपरेशन कैसे की जाती है ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, टारगेट फॉर कैटालिटिक प्रिपरेशन क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको जो भेज दी जाएंगे, इनको थोड़ा सा देख लेना है कि ये क्या होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है हम उसको ज़रा देखते हैं, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस मैंने आपको बता दिया था कि होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि जो फेज़ होती है ना, मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट है और जो कैटालिस्ट हैं वो दोनों क्या होते हैं? सेम फेज़ के होते हैं। इस तरह की जो कैटालिसिस होती है उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस। अब आ जाते हैं होमोजीनियस क्या होती है। Catalyst and reactant are in the same phase, usually in aqueous state. Reaction proceed through an intermediate species with lower energy. More than one reaction step होते हैं। Transition metal are often involved होते हैं। Oxidation state इसमें क्या होती है? यूज़ होती है। Several homogeneous catalytic system are acid base catalysis, catalysis by metal ions, catalysis by organometallic complexes, catalysis by Lewis acid, कैटालिसिस बाय पोरफायरिन कम्प्लेक्सेस एंड कैटालिसिस बाय एंजाइम। ठीक है जी, ये क्या है हमारा टॉपिक है और हमारा जो अगला सिलेबस है वो बेसिकली डिफाइन करता है इन्हीं चीज़ों को। हमने जो आगे अपने कोर्स में पढ़ना है वो हमने होमोजीनियस कैटालिटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो हम बारी बारी एक एक सिस्टम को लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह से देखना है, राइट डाउन करना है अपने रजिस्टर पे और इनको याद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।